भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। एलेनोर रूजवेल्ट का ये कथन मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत के लिए बिल्कुल सही बैठता है। हाँ बिल्कुल। हम एक ऐसे ही सपने की बात करने वाले हैं जो दशकों से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक तरह से राह दिखाता रहा है। स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का स्रोत, परमाणु फ्यूजन। आज हम खास तौर पर जापान की एक स्टार्टअप कंपनी हेलिकल फ्यूजन उस पर फोकस करेंगे। उन्होंने हाल ही में एक ऐसी तकनीकी मुश्किल पार की है जिसे वाणिज्यिक फ्यूजन ऊर्जा के सपने को हकीकत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। हमारी ये चर्चा हाल ही में आए कुछ लेखों पर आधारित है जिनमें हेलिकल फ्यूजन के सुपर कंडक्टिंग कॉइल परीक्षण के नतीजों का जिक्र है। इस बातचीत का मकसद क्या है? हमें ये समझना है कि ये तकनीकी सफलता असल में है क्या, फ्यूजन ऊर्जा की जो बड़ी पहेली है उसमें ये टुकड़ा कहाँ फिट होता है, जापान इस फील्ड में क्या हासिल करना चाहता है, और पूरी दुनिया में जो फ्यूजन ऊर्जा की होड़ चल रही है उसमें ये सब क्या मायने रखता है। और खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए भी ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हम विशेष रूप से इस बात पर भी गौर करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए साइंस एंड टेक, एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स के नज़रिए से ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प और भविष्य को बदलने की क्षमता रखने वाले विकास की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले इसी बड़ी खबर की बात करते हैं। हेलिकल फ्यूजन ने घोषणा की है कि उन्होंने अपने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मतलब HTS कॉइल का एक अहम प्रदर्शन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता तो है। पर असल में ये इतनी बड़ी बात क्यों है? देखिए, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि ये सीधे फ्यूजन ऊर्जा की जो सबसे बुनियादी चुनौतियां हैं ना, उनमें से एक से जुड़ी है। फ्यूजन प्रतिक्रिया, जिसे सूरज और तारों को शक्ति मिलती है, उसमें बहुत ही ज्यादा तापमान होता है। कितना ज्यादा? लाखों डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर पदार्थ की एक अवस्था होती है, प्लाज्मा। अब इस अविश्वसनीय रूप से गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल में रखना, उसे रिएक्टर की दीवारों को छूने से रोकना, यही सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। अच्छा। और इसे करने का जो एकमात्र तरीका हमें पता है वो है बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करना। आप कह सकती हैं एक तरह का अदृश्य चुंबकीय पिंजरा बनाना, एक मैग्नेटिक केज जैसा। बिल्कुल। यहीं पर हेलिकल फ्यूजन का परीक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने जिस HTS कॉइल का टेस्ट किया वो इसी चुंबकीय पिंजरे का एक, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आंकड़ों पर आते हैं। उन्होंने जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूजन साइंस यानी NIFS की सुविधाओं का इस्तेमाल करके 7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बनाया। 7 टेस्ला, ये कितना होता है अंदाजन? ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 1.5 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 1.5 लाख गुना? हाँ, और ये कारनामा उन्होंने 15 केल्विन यानी परम शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस से सिर्फ 15 डिग्री ऊपर के तापमान पर किया। मतलब शून्य से 258 डिग्री सेल्सियस नीचे? इतनी ठंड में? बिल्कुल। इस बेहद ठंडे तापमान पर कॉइल सुपर कंडक्टिंग अवस्था में आ जाता है। मतलब उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो शून्य हो जाता है। शून्य प्रतिरोध? इसका मतलब है कि करंट बिना किसी एनर्जी लॉस के बह सकता है? एग्जैक्टली। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इन शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है। इस टेस्ट में 40 किलो एम्पियर यानी 40,000 एम्पियर का करंट स्थिर रूप से बहाया गया। 40,000 एम्पियर? हाँ, अगर नॉर्मल तारों का इस्तेमाल करते तो इतनी ज्यादा ऊर्जा गर्मी में बर्बाद हो जाती कि पूरा सिस्टम ही अव्यावहारिक हो जाता। सुपर कंडक्टिविटी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन इसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर क्यों कहते हैं जबकि तापमान इतना कम है? हाँ, ये सवाल आता है दिमाग में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पारंपरिक सुपर कंडक्टरों की तुलना में, जिन्हें और भी ज्यादा ठंडा करीब 4 केल्विन तक होने की जरूरत होती है, ये थोड़े ऊंचे तापमान पर काम करता है। मतलब -258 डिग्री सेल्सियस भी बहुत ठंडा है, पर 4 केल्विन से तो ज्यादा गर्म है ना। अच्छा, समझ गया। रिलेटिव टर्म है ये। हाँ बिल्कुल। तो इस परीक्षण की जो असली सफलता है वो ये है कि दुनिया में पहली बार है जब किसी कमर्शियल रिएक्टर के लिए डिजाइन किए गए इतने बड़े स्केल के HTS कॉइल ने फ्यूजन डिवाइस के अंदर के वास्तविक चुंबकीय माहौल को दोहराते हुए सुपर कंडक्टिंग स्थिति में स्थिर और टिकाऊ करंट फ्लो बनाए रखा।
मतलब ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वास्तविक दुनिया के इंजीनियरिंग स्केल पर एक प्रदर्शन था। इसीलिए हेलिकल फ्यूजन के सीईओ तकाया तगुची का ये कहना कि इससे दुनिया में सबसे पहले फ्यूजन बिजली उत्पादन हासिल करने की क्षमता दिखती है, वो इसी उपलब्धि पर आधारित है। ये दिखाता है कि फ्यूजन रिएक्टर के लिए जरूरी जो जटिल और शक्तिशाली चुंबक है वो बनाना संभव है। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। ये ऐसा है मानो उन्होंने उस चुंबकीय पिंजरे का एक बहुत मजबूत और कुशल हिस्सा बनाने का तरीका ढूंढ लिया हो। लेकिन सिर्फ एक हिस्सा बनाना काफी नहीं है, पूरी मशीन बनानी होगी। हेलिकल फ्यूजन की आगे की क्या योजना है? सही कहा आपने, ये एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। हेलिकल फ्यूजन का एक पूरा रोड मैप है जिसे उन्होंने हेलिक्स प्रोग्राम नाम दिया है। हेलिक्स प्रोग्राम, ओके। उनका अगला लक्ष्य है 2020 के दशक के अंत तक अपने HTS मैग्नेट सिस्टम को और बेहतर बनाना और साथ ही ब्लैंकेट और डाइवर्टर सिस्टम का भी प्रदर्शन परीक्षण पूरा करना। ब्लैंकेट और डाइवर्टर, ये क्या काम करते हैं? ये भी रिएक्टर के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ब्लैंकेट का काम है फ्यूजन रिएक्शन से निकलने वाली ऊर्जा, खासकर न्यूट्रॉन के रूप में जो निकलती है, उसे सोखना और उसे गर्मी में बदलना, जिससे फिर बिजली बनाई जा सके। अच्छा, हीट कैप्चर। हाँ, और साथ ही भविष्य के रिएक्टरों में ये ट्रिटियम नाम का ईंधन भी बनाएगा। डाइवर्टर का काम है प्लाज्मा से अशुद्धियों और अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालना, सिस्टम को साफ रखना मतलब। एक तरह से। हाँ, ये दोनों हिस्से बहुत ज्यादा गर्मी और कणों की बमबारी झेलते हैं, इसलिए इनका डिजाइन और मटेरियल का टिकाऊ होना एक और बड़ी चुनौती है। हेलिकल फ्यूजन को इन सिस्टम्स को अपने HTS मैग्नेट के साथ इंटीग्रेट करके दिखाना होगा। यानी मैग्नेट के बाद अब एनर्जी निकालने और सिस्टम को साफ रखने वाले हिस्सों पर फोकस। और इसके बाद उनका इरादा है हेलिक्स हारुका नाम का एक एकीकृत प्रदर्शन उपकरण बनाने का। इसका लक्ष्य होगा ये साबित करना कि उनका डिजाइन स्थिर और निरंतर फ्यूजन प्रतिक्रियाएं हासिल कर सकता है। प्रोटोटाइप से पहले का स्टेज कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक तरह से प्री प्रोटोटाइप। और फिर अंतिम लक्ष्य? लॉन्ग टर्म लक्ष्य है 2030 के दशक तक हेलिक्स कनाडा का शुभारंभ। ये एक पायलट फ्यूजन पावर प्लांट होगा। इसका मकसद सिर्फ फ्यूजन रिएक्शन चलाना नहीं होगा, बल्कि कमर्शियल वायबिलिटी के लिए जरूरी 3 प्रमुख चीजों को दिखाना होगा। 3 चीजें कौन सी? पहला, 24 घंटे 7 दिन स्थिर संचालन। दूसरा, नेट पॉजिटिव बिजली उत्पादन, मतलब जितनी ऊर्जा रिएक्टर चलाने में लग रही है उससे ज्यादा बिजली पैदा करना, एनर्जी गेन। हाँ, नेट एनर्जी गेन। और तीसरा, कुशल रख रखाव, मतलब जरूरत पड़ने पर रिएक्टर के पुर्जों को आसानी से और तेजी से बदला जा सके। ये तीनों शर्तें किसी भी पावर प्लांट के इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होने के लिए अनिवार्य हैं। दिलचस्प बात यह है कि हेलिकल फ्यूजन जिस डिजाइन पर काम कर रहा है वो भी थोड़ा अलग है। वे हेलिकल स्टिलरेटर नाम के डिजाइन का उपयोग कर रहे हैं। ये फ्यूजन रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले ज्यादा आम टोकामाक डिजाइन से कैसे अलग है और उन्होंने इसे क्यों चुना? ये बहुत अच्छा सवाल है। टोकामाक, जो अक्सर एक डोनट के आकार का होता है, वो फ्यूजन रिसर्च में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजाइन है। इसमें प्लाज्मा को कंट्रोल में रखने के लिए बाहरी मैग्नेटिक कॉइल्स के साथ साथ प्लाज्मा के अंदर ही एक बड़ा करंट बहाने की जरूरत होती है। अच्छा। जबकि स्टेलरेटर का डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मुड़ा तुड़ा सा होता है, ट्विस्टेड शेप। इसकी खास बात यह है कि ये बाहरी जटिल आकार के कॉइल्स का उपयोग करके ही प्लाज्मा को कंट्रोल में रख सकता है, बिना प्लाज्मा के अंदर करंट चलाए। बिना अंदरूनी करंट के। इसका क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा संभावित फायदा है निरंतर संचालन, कंटिन्यूअस ऑपरेशन। टोकामाक में प्लाज्मा करंट को बनाए रखना चैलेंजिंग हो सकता है और अक्सर इसके लिए बाहरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिससे ऑपरेशन रुक कर, मतलब पल्स्ड हो सकता है। पावर प्लांट के लिए तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्टेलरेटर सैद्धांतिक रूप से बिना रुके लगातार चल सकता है, जो एक कमर्शियल पावर प्लांट के लिए बहुत आकर्षक है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बिजली घर बार बार बंद हो। लेकिन आपने कहा ये डिजाइन कॉम्प्लेक्स है। हाँ, बहुत। स्टेलरेटर का जटिल आकार इसे डिजाइन करना और बनाना बहुत मुश्किल बना देता है। हेलिकल फ्यूजन NIFS द्वारा विकसित स्टेलरेटर डिजाइन पर दांव लगा रहा है, शायद ये मानते हुए कि HTS मैग्नेट जैसी नई तकनीकें स्टेलरेटर की जटिलताओं से पार पाने में मदद करेंगी और निरंतर संचालन का लाभ इसे ज्यादा व्यवहार्य बनाएगा। ये एक तरह का हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दांव है। तो वे एक मुश्किल लेकिन संभावित रूप से बेहतर रास्ते पर चल रहे हैं, और वे ये अकेले नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने NIFS का जिक्र किया, उनके बीच सहयोग कितना गहरा है?
सहयोग काफी गहरा है। हेलिकल फ्यूजन को NIFS की हेलिकल फ्यूजन तकनीक का एकमात्र उत्तराधिकारी माना जाता है। उन्होंने मार्च 2024 में HTS मैग्नेट और रिएक्टर सिस्टम के विकास में तेजी लाने के लिए एक जॉइंट रिसर्च टीम भी बनाई है। अच्छा, ये अकादमिक शोध को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बदलने का एक क्लासिक उदाहरण है। और सरकार का क्या रुख है? क्या जापान इस महत्वाकांक्षी प्रयास का समर्थन कर रहा है? हाँ, सरकारी समर्थन मिला है। उन्हें जापान के शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे MEXT कहते हैं, उससे स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च यानी SBIR फेज 3 कार्यक्रम के तहत लगभग 2 बिलियन येन की फंडिंग मिली है। 2 बिलियन येन डॉलर में कितना हुआ ये? करीब $13 मिलियन। SBIR प्रोग्राम मूल रूप से छोटी कंपनियों में कटिंग एज रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल है। खबरों के मुताबिक जापान की तत्कालीन आर्थिक सुरक्षा मंत्री सना तकाइची, जो परमाणु फ्यूजन रिसर्च की काफी समर्थक मानी जाती हैं, उन्होंने इस फंडिंग पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 मिलियन डॉलर, ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन फ्यूजन जैसी महंगी तकनीक के लिए क्या ये पर्याप्त है, खासकर जब हम ग्लोबल कंपटीशन की बात करते हैं? यही असली सवाल है। हेलिकल फ्यूजन के CEO तगुची ने खुद इस फंडिंग के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही ये चिंता भी जताई कि जापान ओवरऑल फ्यूजन फंडिंग के मामले में अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों से काफी पीछे है। कितना पीछे? उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस अंतर को पाटने के लिए और कदम उठाएगी। अगर हम आंकड़ों को देखें तो जापान का कुल सालाना फ्यूजन खर्च लगभग 100 बिलियन येन के आसपास रहा है। वहीं अमेरिका और चीन ने हाल के वर्षों में खरबों येन के बराबर निवेश किए हैं। खरबों येन? हाँ, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की फंडिंग शामिल है। तो फंडिंग का अंतर वाकई बहुत बड़ा है। हालांकि हेलिकल फ्यूजन जैसी तकनीकी सफलताएं सरकार का ध्यान खींच सकती हैं और डोमेस्टिक फ्यूजन प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा आवंटन को प्रोत्साहित कर सकती हैं। ये जापान की नेशनल साइंस एंड टेक स्ट्रैटेजी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है कि क्या वे इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने के लिए जरूरी भारी निवेश करने को तैयार है। बिल्कुल, ये सवाल अब और भी ज्यादा मौजू हो गया है और ये हमें सीधे वैश्विक फ्यूजन दौड़ के मैदान में ले आता है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर में कई देश और कंपनियां इस लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। बिल्कुल, ये एक सच्ची ग्लोबल रेस है। पिछले कुछ सालों में फ्यूजन स्टार्टअप्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल तक कुल निजी निवेश $6 बिलियन से ज्यादा हो चुका था। $6 बिलियन? हाँ, जिसमें 2022-23 में ही लगभग $2.64 बिलियन का इजाफा हुआ। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात पर एकमत हैं कि इस तकनीक को प्रयोगशाला से निकालकर बिजली ग्रिड तक लाने के लिए अभी और भी बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होगी, शायद खरबों डॉलर की। दुनिया भर में लगभग 50 फ्यूजन परियोजनाएं चल रही हैं। इस भीड़ में हेलिकल फ्यूजन कैसे अलग खड़ा होता है? जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हेलिकल फ्यूजन उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो न केवल फ्यूजन हासिल करना चाहती है, बल्कि उन तीनों कमर्शियल क्राइटेरिया को पूरा करने का स्पष्ट लक्ष्य रखती है: स्थिर संचालन 24/7, नेट एनर्जी गेन और कुशल रखरखाव। वो 3 शर्तें। हाँ, कई अन्य प्रोजेक्ट्स इनमें से किसी एक या 2 पहलू पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ साधना ही असली चुनौती है। उनका स्टेलरेटर डिजाइन इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो स्थिर संचालन पर जोर देता है। इस दौड़ में और कौन प्रमुख खिलाड़ी हैं? कई हैं, लेकिन एक प्रमुख प्रतियोगी जिसका अक्सर जिक्र होता है वो है अमेरिका स्थित कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम्स यानी CFS। हाँ, सुना है इनके बारे में। MIT से जुड़ी है शायद। बिल्कुल, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से निकली कंपनी है और इसने भी HTS मैग्नेट तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनकी योजना 2030 की शुरुआत तक वर्जीनिया में एक ग्रिड स्केल मतलब बिजली ग्रिड से जुड़ने लायक फ्यूजन पावर प्लांट बनाने की है। 2030 की शुरुआत तक? ये तो बहुत एम्बिशियस है। हाँ, CFS टोकनमार्क्स डिजाइन पर काम कर रही है। उनकी महत्वाकांक्षी समय सीमा दिखाती है कि ये रेस कितनी तेज होती जा रही है। इसके अलावा यूरोप, चीन और UK में भी महत्वपूर्ण सरकारी और निजी प्रयास चल रहे हैं। तो मुकाबला कड़ा है और दांव बहुत ऊंचे हैं। हेलिकल फ्यूजन के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जुनिची मियाजावा का एक कथन है, उच्च तापमान सुपरकंडक्टिंग HTS मैग्नेट का विकास प्रयोगशाला अनुसंधान से वास्तविक दुनिया के कार्यान्वयन की ओर एक शक्तिशाली बदलाव का प्रतीक है। ये क्या दर्शाता है?
ये कथन उस महत्वपूर्ण मोड़ को उजागर करता है जहां फ्यूजन ऊर्जा अब खड़ी है। दशकों तक ये मुख्य रूप से सैद्धांतिक भौतिकी और छोटे पैमाने के लैब एक्सपेरिमेंट्स का क्षेत्र था। थ्योरी ज्यादा थी। हाँ, लेकिन अब HTS मैग्नेट जैसी सक्षम टेक्नोलॉजीज के विकास के साथ ध्यान वास्तविक इंजीनियरिंग चुनौतियों और कमर्शलाइजेशन की समस्याओं पर केंद्रित हो रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम फ्यूजन कर सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या हम इसे भरोसेमंद और किफ़ायती तरीके से कर सकते हैं। लैब से फैक्ट्री और पावर प्लांट तक का सफर। बिल्कुल, ये वो सफर है। चलिए अब तक की चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि जापानी स्टार्टअप हेलिकल फ्यूजन ने HTS कॉइल तकनीक में एक अहम सफलता हासिल की है, जो कमर्शियल फ्यूजन रिएक्टर के लिए शक्तिशाली और कुशल चुंबक बनाने की दिशा में एक बड़ी बाधा पार करती है। हाँ, वे एक खास जटिल लेकिन संभावित रूप से निरंतर चलने वाले हेलिकल स्टेलरेटर डिजाइन पर काम कर रहे हैं। उन्हें सरकारी समर्थन मिला है, लेकिन वैश्विक शक्तियों की तुलना में फंडिंग अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल। और ये सब कुछ एक वैश्विक दौड़ के बीच हो रहा है, जिसमें कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं और दांव पर है भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व। बिल्कुल सही सारांश है। और अगर हम इसके महत्व को देखें तो ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये मानवता के लिए ऊर्जा के भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। फ्यूजन एक स्वच्छ, लगभग कभी न खत्म होने वाले ऊर्जा स्रोत का वादा करता है, जिसमें कोई ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन नहीं होता। हाँ, और लंबे समय तक रहने वाला परमाणु कचरा भी पारंपरिक फिजन रिएक्टरों की तुलना में बहुत कम होता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए ये विषय कई एंगल से महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जरूर बताएं। पहला तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, GS पेपर 3, ये सीधे तौर पर सिलेबस का हिस्सा है। HTS कॉइल, प्लाज्मा कन्फाइनमेंट, स्टेलरेटर बनाम टोकामैक जैसे तकनीकी पहलू प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रासंगिक है। फ्यूजन ऊर्जा के सिद्धांत और चुनौतियों को समझना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा, GS पेपर 3। फ्यूजन ऊर्जा भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करने का एक संभावित जरिया हो सकता है। आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में एक कदम। हाँ। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS पेपर 2। ये ग्लोबल टेक्निकल रेस भविष्य में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। जो देश इस तकनीक में महारत हासिल करेगा, उसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिल सकता है। भारत की अपनी फ्यूजन महत्वाकांक्षाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे ITR प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी, वो भी इसी संदर्भ में देखे जाने चाहिए। और चौथा, पर्यावरण, GS पेपर 3। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तलाश में फ्यूजन एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभर रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे UPSC की तैयारी करने वालों को गहरी नजर रखनी चाहिए। तकनीक, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सब कुछ यहाँ जुड़ता है। बिल्कुल। जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहेंगे, जो सीधे तौर पर हमारी स्रोत सामग्री से ही निकलता है। हमने वैश्विक दौड़ और फंडिंग की बात की। सोचिए, अगर कोई एक देश या कंपनी दूसरों से काफी पहले कमर्शियल फ्यूजन तकनीक हासिल कर लेती है, तो दुनिया भर में ऊर्जा बाजारों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं पर किस तरह के तत्काल और लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ सकते हैं? क्या ये एक नई तरह की ग्लोबल इनइक्वालिटी को जन्म दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको हमारी ये गहन पड़ताल उपयोगी लगी, खासकर यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या साइंस एंड टेक के भविष्य में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमें अपना समर्थन दें। इस चर्चा को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य की ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातचीत से ना चूकें। और अगर आपके मन में हेलिकल फ्यूजन, परमाणु ऊर्जा या किसी अन्य विषय पर कोई और प्रश्न है, या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर ऐसी ही विस्तृत चर्चा करें, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें जरूर बताएं। हम आपके सुझावों और सवालों का स्वागत करते हैं।